एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 20 का पार्ट सेकंड। हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ललित मोहन सेन 1898 से 1954 ईस्वी। लखनऊ की आधुनिक कला को जो लखनऊ शैली के रूप में प्रसिद्धि हुई, इसे विशेष पहचान देने में दो महत्वपूर्ण कलाकार असित कुमार हालदार और ललित मोहन सेन का विशेष योगदान रहा। ये दोनों मात्र व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी तरह से संस्थान थे। जहां असित कुमार हालदार बंगाल की कला के पक्षधर थे और विशेष रूप से बंगाल स्कूल की कला के प्रचार प्रसार के लिए ही लखनऊ आर्ट कॉलेज में आए थे, वहीं उनके साथ ही कार्य करते हुए ललित मोहन सेन बंगाल के प्रभाव से पूर्ण रूपेण मुक्त थे। ऐसा नहीं था कि सेन का बंगाल की पुनर्जागरण कला से कोई विरोध था, बल्कि यह रियलिस्टिक आर्ट से अधिक प्रभावित थे और समकालीन व भविष्य की कला प्रवृत्तियों की पूर्वद्रष्टा के रूप में इसमें प्रयोग की संभावना अधिक पाते थे। इसलिए चुपचाप अपने ढंग से भारतीय कला के एक नए अध्याय की भूमिका रचने में जुट गए, जिसे आज लखनऊ से संबंधित कलाकारों की प्रोगे धार्मिकता और प्रवृत्ति में स्पष्ट देखा जा सकता है। और कहें तो यहीं से लखनऊ में अकादमी शैली की नींव पड़ी, जिसे इस परंपरा के आगे के कलाकारों ने पुष्पित एवं फलवित करने का काम किया। ललित मोहन सेन लखनऊ आर्ट कॉलेज के दूसरे भारतीय प्राचार्य थे। उनके पहले 1925 से 45 ईस्वी तक असित कुमार हालदार प्रधानाचार्य रहते हुए बंगाल स्कूल के प्रभाव वाली स्वदेशी बंगाल शैली कला को बहुत अच्छी तरह स्थापित कर चुके थे। लखनऊ की कला में बंगाल शैली के साथ अकादमी कला भी समानांतर रूप से फलती फूलती रही। 1945 से 54 ईस्वी तक मात्र 9 वर्षों के कार्यकाल में सेन ने अकादमिक कला, जिसमें सेरा चित्र, छवि चित्र, सिस्टल लाइफ, ग्राफिक्स, मूर्ति कला आदि पर आधारित यथार्थ चित्रण व प्रयोगात्मक प्रवृत्ति को न सिर्फ प्रोत्साहन दिया बल्कि इसे समकालीन कला परिदृश्य पर स्थापित भी किया। वह कुशल छायाकार भी थे, जो फोटो में विशेष परिणाम आने तक अनवरत कई दिनों तक अपने डार्क रूम में बंद रहते थे। इसी तरह वह कुशल रेखांकनकार और छापा कलाकार भी थे। 1960 से 61 ईस्वी की बाढ़ में उनकी कई दुर्लभ कृतियां बह गईं और बहुत सी वहां के अध्यापकों व कलाकारों के निजी संग्रहालयों में चली गईं। 1928 ईस्वी में जब इंडियन हाउस भारत भवन का निर्माण आरंभ हुआ, तब उस भव्य इमारत के प्रमुख कमरों व गुंबद के तह में भित्ति चित्रों का अंकन करने की आवश्यकता महसूस की गई। सर हर्बर्ट वेकर, जिन्होंने नई दिल्ली में संसद भवन व सचिवालय की इमारतों की रूपरेखा तैयार की थी, वह लंदन में अंग्रेजी राज्य के कलाकारों द्वारा रचित कलाकृतियों को प्रदर्शित करना चाह रहे थे। उन्होंने ट्रफलगर रकवायर में स्थापित साउथ अफ्रीका गृह व एडविच में स्थित इंडियन हाउस में देसी कलाकारों को काम करने का मौका दिया। इस काम के लिए 1929 ईस्वी में आयोजित एक खुली प्रतिस्पर्धा में 4 बंगाली कलाकार चुने गए। ललित मोहन सेन लखनऊ, रणदाचरण उकील दिल्ली, धीरेन्द्र कृष्ण देव वर्मा शांति निकेतन, सुधांशु शेखर चौधरी कोलकाता। इन चारों कलाकारों को प्राथमिक प्रशिक्षण देने के उपरांत फ्रेस्को व म्यूरल का पाश्चात्य ज्ञान सीखने के लिए इटली भेजा गया। उत्तरी इटली में म्यूरल के निर्माण में टेम्परा अंडे के पीले तरल का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। इन चारों कलाकारों ने इंडियन हाउस के प्रमुख कमरों में भारतीय इतिहास व धर्म से जुड़ी हुई छवियों व कथानकों को चुना। इन भित्ति चित्रों में इंडियन हाउस में प्रवेश करते ही चारों रीतियों के दर्शन किए जा सकते हैं। ये जो चित्र है, ललित कुमार सेन, युक्ति कास्ट उकेरने, छापा, समय इसका ये है। इनका चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से सविस्तार किया गया है। सभी भित्ति चित्र एक जैसे दृष्टि में फ्लोरेंस, इटली के रेनेसा से प्रेरित होते हुए लगते हैं, मगर सेन के चित्रों में एक विशेषता है और वह है भारतीय संदर्भ, जिनकी चर्चा आमतौर पर कहीं नहीं की जाती। उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो एक भव्य भित्ति चित्र में मुगल बादशाह अकबर अपने वास्तुविद से अपनी नई राजधानी फतेहपुर सिकरी की रूपरेखा की चर्चा कर रहे हैं। इंडिया हाउस के गांधी भवन में आने जाने वाले कक्ष में बुद्ध के जीवन की एक झांकी प्रस्तुत की गई है। जब वह महापरिनिर्वाण प्राप्त करने की घोषणा कर रहे थे, वह अपने अनुयायी जन से पूछते हैं कि उनकी जगह लेने का कौन तैयार है। सभी अनुयायी आत्मश्लाघा करते हैं, मगर बुद्ध मौन धारण किए हुए। इस तरह के अनेक चित्र भारतीय धार्मिक पौराणिक कथानकों को अभिव्यक्त करते हुए भारतीय आत्मा से ओतप्रोत हैं, जहां इन सभी भित्ति चित्रों में भारतीय कला दृष्टि से चित्रों की सौम्यता व शांति का भाव प्रमुख है। वहीं
वहीं तकनीकी दृष्टि से इटली की भित्ति चित्रण परंपरा भी विकसित होती है। इटली में यह कला जनता को पास लाने का उपक्रम थी। 15वीं सदी के बाद यह फ्रेस्को ताजापन व सेकिको सूखापन की परंपरा का आरंभ हुआ। सूखे प्लास्टर पे पिगमेंट्स को पानी में घोलकर अंडे के पीलेपन से इसी रंग की परत चढ़ाई जाती है। नतीजा यह निकलता है कि रंगों की दीप्ति वर्षों तक बरकरार रहती है। ये सारी पद्धतियाँ भारतीय कला के सशक्त नमूने के रूप में इंडियन हाउस में बने इन भित्ति चित्रों में देखी जा सकती है। विदेशी प्रवास के दौरान ही ललित मोहन सेन के संबंध सर विलियम रसेल फ्लिंट, सर जॉर्ज कॉलेजन, मूर हैंडकोन, सर फ्रैंक ब्रेगविन आदि से बने और उनसे बहुत कुछ सीखा, परंतु उनको भारतीय पर कभी प्रभावी नहीं होने दिया। सेन के चित्रण विशेष सदैव राष्ट्रीयता और भारतीय मध्यवर्गीय समाज के आत्मीय अनुभवों से ओतप्रोत रहे, जैसे पहाड़ का मुखिया, स्नान गृह में पनिहारिन, कवि टैगोर आदि। जन्म एवं आरंभिक जीवन। ललित मोहन सेन का जन्म 1898 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर में हुआ था। यह नगर अपने साड़ियों के लिए विख्यात रहा है। अंतकला, शिल्प, रंग, रूप और मोटिव आदि के प्रति उनका आकर्षक बाल्यकाल से ही रहा। 11 वर्ष की आयु में सेन पारिवारिक कारणों से लखनऊ आ गए और किम्ब्रिज कॉलेज में दाखिला ले लिया, परंतु कला के प्रति अगाध रुचि के कारण कला महाविद्यालय की स्थापना होते ही उन्होंने पहले बैच 1912 ईस्वी में डिप्लोमा करने के लिए प्रवेश ले लिया। 1917 ईस्वी में ललित कला विषय में परीक्षण पूरा हुआ, लेकिन अपनी रुचि और व्यापक सोच के अनुरूप ललित कला के समानांतर ही वह शिल्पकार, छायाकार और प्रिंट मेकर के रूप में भी उभरे। यह उनके संपूर्ण कलाकार होने का प्रमाण है, अर्थात माध्यम कोई भी रहा हो, पर अपने सौंदर्यबोध के कारण उन्होंने अपनी ही दक्षता से कार्य किया। सेन की बहुमुखी प्रतिभा का ही परिणाम था कि रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से प्रशिक्षण पूरा कर भारत लौट आने के उपरांत 1928 ईस्वी में पुनः इंडिया हाउस चित्रित करने के लिए इंग्लैंड बुलाया गया था, जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। उस कार्य को पूरा कर 1933 ईस्वी में वापस भारत आ गए। 1942 ईस्वी में ललित मोहन सेन को शिल्प अनुभाग कला महाविद्यालय लखनऊ का अध्यक्ष और 1945 ईस्वी में लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। प्रथम प्रधानाचार्य नेथेलियन हर्ड ने 1911 से 25 ईस्वी तक कार्य किया। 1925 से 45 ईस्वी तक असित कुमार हालदार प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने और उनके अवकाश ग्रहण करने पर विद्यालय को ललित मोहन सेन के नेतृत्व का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ललित मोहन सेन का व्यक्तित्व श्याम वर्णी, स्वस्थ शरीर, चौड़ा माथा, छोटी नाक और ओंठ के बीच का चौड़ा और उभरा भाग, मोटे होठों में दवा सिगार, क्लीन शेव चेहरा, आंखों पर मोटा चश्मा, कभी ढीली ढाली पतलून तो कभी धोती के ऊपर बुशर्ट जिसमें कुछ एक बटन गायब ही रहते थे। चाल धप-धप की आवाज़ के साथ इस तरह के रोबीले स्वभाव वाले सेन ऊपर से जितने कठोर थे, मन से उतने ही कोमल, पर अपने लिए बेपरवाह किस्म के। उनका व्यक्तित्व कुछ इस तरह था कि वह ऊपर से भले ही कठोर दिखते रहे हों, पर भीतर से बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। ललित मोहन सेन की कला। अकादमिक शैली के कलाकार रहे ललित मोहन सेन के आरंभिक कार्य मूर्खाकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं। अनागरिक गोविंद, जो एक जर्मन था, बाद में बौद्ध हो गया कि मूर्खाकृति है, जो 1940 ईस्वी में केवल 40 मिनट में पेस्टल रंग से बनाई गई थी। सेन की छवियों में से प्रमुख है। यह नगर निगम गैलरी लखनऊ में प्रदर्शित है। इस छवि चित्र में बड़े ही बोल्ड स्ट्रोक और संपन्न रंगों के साथ सेन ने जो भाव अभिव्यक्त किए हैं वह अवर्णनीय है। छवि चित्रण की इसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते नित्यानंद महापात्र, जय कृष्ण अग्रवाल, आरंभिक कार, अजमत शाह आदि के छवि चित्र देखे जा सकते हैं। हालांकि उनके प्रभाव में कार्य करने वाले कलाकारों की सूची लंबी है, पर प्रमुख रूप से हरिहर लाल मेड़, पुरंजय बनर्जी, ईश्वर दास, विश्वनाथ मुखर्जी, B.N. निज्जा, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर, A.P. दुबे, J.C. गुप्ता, एस.एन. राय, R.C. साती, रणवीर सक्सेना आदि उल्लेखनीय नाम हैं। मिसेज B.N. पूर्णिमा सेन, B.N. सरकार आदि उनके अन्य उल्लेखनीय पोर्ट्रेट हैं जो पोस्टल माध्यम में बनाए गए हैं। सेन के मूर्खाकृति चित्रण पोर्ट्रेट तो प्रसिद्ध ही हैं, उनका भूदृश्य चित्रण भी अद्भुत है। वह जिस दृश्य को अंकित करते थे उसे गहनता से समझने और अध्ययन करने की कोशिश भी करते थे। वर्मा, तिब्बत, कुल्लू मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ और स्थानीय दृश्यों को भी चित्रित करने के लिए वह घूमते और मंचा स्थान ढूंढते थे।
जहाँ कोई विशेष प्रकार का संयोजन या दृश्य दिख जाता वहाँ रुक कर उसे पेंट कर लेते। अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल पर मटेरियल के साथ ड्राइंग बोर्ड बांधकर शहर में भी टहला करते थे। मॉर्निंग इन टीजी, रिवर कुकरेल, बनारस घाट, औरंगजेब मार्कस एट लखनऊ आदि सेन के प्रसिद्ध भूदृश्य हैं। झुग्गी झोपड़ी, मिट्टी के लिपे पुते घर, मलिन बस्तियां आदि उनके प्रिय विषय होते थे, जहां सुबह जाकर लैंडस्केप करते थे। यहाँ उनके कौशल रेखांकनकार होने का ही परिमाण था कि वह लीनो और वुड में बहुत बारीक, लयतात्मक और आदर्श सौंदर्य के रूप में आकृति को संयोजित कर चित्रण कार्य करते थे। रेखाओं में गति, लावण्य और रचनात्मक विषयों में उस तबके से जुड़ाव जो रोज कमाता और खाता, यानी मजदूर, कामगार, महिला और पुरुष। ये रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रतिष्ठा का ही असर है, जहाँ से वह छापा कला में पारंगत हुए थे। वहीं वह वुड एंग्रेविंग और लिनोकट का भी कौशल पाए थे, पर इस रूप में इन्हें बहुत कम महत्व मिल पाया। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पर केवल चर्चा ही होती आ रही है, लेकिन इतना तो सत्य है कि ललित मोहन भारत के प्रारंभिक छापा कलाकारों में से एक थे। ललित मोहन का पहाड़ का मुखिया, ग्राम दृश्य, गली का मोड़ आदि अनेक लिनोकोट हैं जिनमें उनकी दक्षता का अनुमान लगाया जा सकता है। वुड एंग्रेविंग में भी तकनीक व रचनात्मक विशेषता के कारण ही सेन को 1926 ईस्वी में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से फेलोशिप प्राप्त हुई थी। उनके इन चित्रों में न केवल काले सफ़ेद के संयोजन, अतिरिक्त रूपाकारों एवं भावनाओं की यथार्थवादी परिकल्पना हुई है, बल्कि यहाँ एक एक संघात का महत्व और विशेष अर्थ छुपा है। इसमें न सिर्फ नाइफ या टूल्स का तकनीकी प्रभाव है, बल्कि लकड़ी के स्वाभाविक टेक्सचर को भी संयोजन का हिस्सा बनाया गया है। और इस कार्य में ललित मोहन सेन अनेक प्रयोगों द्वारा वांछित प्रभाव उत्पन्न करने का कौशल दिखते हैं। इतना ही नहीं, उनका प्रिय विषय नारी, उनके अनेक भाव भंगिमा, अत्यधिक लयात्मक रेखाओं और आदर्श रूप के साथ उनके संयोजन में महत्व पाती है, पर वह विषयगत और प्रसंगगत भावों के प्रति भी सचेत रहते हैं, जैसे मजदूरन, घरेलू महिला, कामगार महिला आदि विषयों में कितना ललित्य अंकित करना है, यह कितना रफ बैकग्राउंड रखना है, यह भी उनके चित्रों में देखा जा सकता है। सेन के कुछ विशिष्ट चित्रों में एक पहाड़ी लड़की की मूर्खाकृति की जिक्र करें, जो ग्रीन बैकग्राउंड में चित्रित की गई है, पर रफ बैकग्राउंड के साथ ही उसके पेजेस ऐसा अभ्यास दे रहे हैं जैसा पुष्प से लदी लताएं लटक रही हों, और वह सिर पर सजे पुष्प से मेल खाती है। पहाड़ी लड़की के मुख का शांत भाव क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ एक आकर्षक और लवणीय उत्पन्न करता है। कपड़ों का रंग मलिन पर उस पर वृक्ष का प्रयोग बहुत ही सधे हाथों का है। इसी तरह बालिका का मुख्य चित्र की कोमलता का सौंदर्य आवर्ण्य है। 1940 ईस्वी में बने इस चित्र में बालिका की संपूर्ण प्रकृति पढ़ी जा सकती है। सेन के छवि चित्रों की यही विशेषता कि एक एक ब्रश स्ट्रोक में संपूर्ण स्वभाव को उतार देते थे। गंगानाथ झा और अमरनाथ झा के आदमकद चित्रों की बात करें तो उनके चेहरे की सौम्यता, दृढ़ता और आत्मविश्वास स्पष्टता झलकता है। सेन ब्रश स्ट्रोक्स द्वारा उनके टेक्सचरल ब्यूटी पर भी ध्यान देते थे। स्ट्रोक्स मिक्स नहीं किए गए हैं, पर जो मिला जुला प्रभाव पैदा करते हैं वह आदित्य है। इसी तरह वेशभूषा के चित्रण में भी ललित मोहन ने इतनी ही रुचि दिखाई है। पहनावे से भी उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व और सामान्य भाव तक को उतार देते थे, और इससे पोर्ट्रेट विषय में कलाकार की सिद्धहस्तता प्रमाणित होती है। अवधेश मिश्र के शब्दों में ललित मोहन सेन ने अकादमिक शैली या यूँ कहें यथार्थ चित्रण के विकास की लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में एक मजबूत नींव तैयार की। इस परंपरा से जुड़कर अनेक कलाकारों ने देश विदेश में न सिर्फ अपने को स्थापित किया, बल्कि लखनऊ की कला के सुभाष को भी बिखेरा। ललित मोहन के संपूर्ण व्यक्तित्व के एक एक पहलू, एक एक विभाग थे, जिससे प्रशिक्षित हो कलाकारों युगों युगों तक उस परंपरा का निर्वाह करते रहेंगे, जिसे ललित मोहन ने लखनऊ से लंदन तक प्रशिक्षण के रूप में आत्मसात किया और अपनी कर्मभूमि लखनऊ आर्ट कॉलेज को अपने अविस्मरणीय व्यक्तित्व व कृतित्व के माध्यम से दिया। उनके 3 चित्र, कुटीर तेल रंग, कुटीर समूह तेल रंग व हालदार का छवि चित्र टेम्परा, वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज के आधुनिक कला विधि में परिचित हैं। निधन 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी को सेन साहब सदा के लिए विदा हो गए। वे अविवाहित थे। ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों का समूह ही उनका कुटुंब था और कला
उनके जीवन की संगिनी जो आज भी जीवित है। फिर हम पढ़ेंगे रणवीर सिंह बिष्ट 1928 से 98 ईस्वी। रणवीर सिंह बिष्ट देश के उन समकालीन चित्रकारों में से हैं जिन्होंने सहरा चित्रकार लैंडस्केप पेंटर के रूप में अपना कला जीवन प्रारंभ किया। सरल स्वभाव और मध्यम कद काठी के पहाड़ों में पले बड़े रणवीर सिंह बिष्ट लगातार कलात्मक जिंदगी जीते रहे। उद्यान के हर पहलू से जुड़े विविध मन स्थितियों और नज़रिए को साकार करने में व्यस्त रहे। आंतरिक कांति के रंगों से प्रभावित इनके कैनवास अपने इस रंगत रंग विन्यास में हमें बांध लेते हैं। कृतियों की भाव प्रबलता चित्र विकास की प्रक्रिया को सांस्कृतिक चक्र में बदल देती है, जिसमें लगातार निहित है मिथक के गुण और मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वप्नदर्शी संदर्भ भी बिंबु पथराते नहीं, लगातार चेतन और तरल बने रहते हैं, जो रूपाकार के अनुशासन की कठोर अपेक्षाएं पर खड़े उतरते हैं। बिंबों में भौतिक संसार को शामिल रखने का प्रयास हमेशा नहीं होता। उनके विकास के विभिन्न चरण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इंद्रिक और प्रयोगधर्मी तेवर से शुरू होकर ऊपर और ऊपर उठते जाने के सबूत दक्ष चित्रण और सदे तुलिका संचालन के जरिए मर्मार्मिक और गूढ़ होकर रहिष्ठ हो जाते हैं। जन्म एवं आरंभिक जीवन। बिष्ट का जन्म 4 अक्टूबर 1928 ईस्वी को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के लुभावने रंगीन पर्वत अंचल में बसे लैंसडाउन नामक कस्बे में हुआ। सामने थे बर्फ से ढके हिमालय के आकाश छूते हुए शिखर। बिष्ट के कलाकार मन को प्रकृति से हमेशा ही प्रेरणा मिली, जो उन्होंने सिर्फ दिखने वाली दुनिया की जानकारी से कहीं आगे ले जाता रहा है। उनकी चेतना का केंद्र प्रकृति है। वह रंगों और गूढ़ रहस्यों से बंधे हैं। सम्मोहित करने वाले रंगों का कैनवास पर खेल हमें तत्काल मनाली या केदारनाथ के पर्वतीय क्षेत्रों तक ले जाता है। मान लेने का मन करता है कि इन पर्वतों के वैभव और सौंदर्य से विशिष्ट प्रेरित है। आकारों के परिचालन, विस्तरण और संकुचन की गतिविधियां, रंगों का बहाव, लंबे विस्तार वाली कर्ण रेखा के समान वर्ण तंतुओं का आपस में मिलना, एक दूसरे को प्रभावित करना और विगल क्षेत्रों के बीच बुनाई करना, मानो इनका अस्तित्व जीवित हो उठा हो। यह सभी तत्व हमारे संसार की सीमाओं को प्रतिबंधित करने के चिन्ह हैं। न चित्रांकन, न गायन, न उल्लास, इनमें से कोई भी निस्सीम ब्रह्मांड की प्रक्रिया के महान वास्तविक स्रोत के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर भी बिष्ट की कृतियों में शांति और मनन चिंतन की लयतात्मक स्थितियां मिल जाती हैं, जो प्रांगणता के लिए संघर्ष की बैसाखी नहीं बनाती। इस कलाकार की कृतियाँ प्रकृति की सजीव शक्तियों के समान आत्मसमर्पण से जन्मती हैं। उनकी सृजनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए बिष्ट ने 1948 ईस्वी में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में दाखिला लिया। 1954 ईस्वी में कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित होकर कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में चित्रकार पद पर सेवारत रहे। साथ साथ वह लखनऊ कला महाविद्यालय, तब वह राजकीय कला एवं शिल्प स्कूल नाम से जाना जाता था, में प्रवक्ता 1956 ईस्वी में नियुक्त पद पर कार्य किया। 1968 ईस्वी में वह इस महाविद्यालय के प्राचार्य बने। बाद में संकाय अध्यक्ष बना दिया गए। जून 1989 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। वह उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी में 1974 से 75, 77 से 80 और 83 से 86 ईस्वी में उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1984 में इस अकादमी के रत्न सदस्य घोषित हुए। केजी मेडिकल कॉलेज लखनऊ और HAAL कोरबा उत्तर प्रदेश के लिए भित्ति चित्रण कार्य किए। उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए अनेक छवियां तथा स्केच बनाए। 1989 ईस्वी में पूर्वी यूरोपियन देशों तथा सोवियत संघ की यात्रा की। तृतीय एशियन आर्ट शो जापान में भागीदारी की। रणवीर सिंह बिष्ट की कला शुरुआत के कच्चे सालों में हुई कृतियां मुख्य रूप से 50 के दशक में उत्साह से किए गए जलरंगे चित्र फूलों और दरख्तों और पेच खाते हुए बादलों, गांवों, पहाड़ों और स्मारकों पर आधारित हैं। सेरा पहाड़ी सेरा और दक्ष घाट ऐसे मुक्त हैं गूंजते हुए जलरंगे सेरे हैं, जो बिष्ट को इस माध्यम के श्रेष्ठतम दृश्य चित्रकारों की जमात में शामिल कर देते हैं। वीरेश्वर सेन जलरंगों में मैनिएचर दृश्य चित्रों के आदित्य प्रवर्तक थे और ललित मोहन सेन तेल रंगों की तकनीक बारीकियों के बेमिसाल प्रतिपादक। इन दोनों महान गुरुओं के दिशा निर्देशन में बिष्ट ने अपने चित्र विषय को चुनने और शिल्प का सही उपयोग करने की कला सीखी। इस तरह बिष्ट जलरंगों और तेल रंगों की तकनीक में महारत हासिल करने की दिशा में चल पड़े। उनके एक समकालीन चित्रकार
फ्रैंक बेसली, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, कि विस्ट की कला जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। फ्रैंक बेसली के संवेदनशील रंगों की छाप उनकी कल्पनाशीलता पर स्पष्ट है। संभवतः इससे उनकी सृजनात्मक को मदद मिली और रंगों के संदर्भ में खासा परिष्कार होने। ये जो चित्र है रणवीर सिंह विस्ट, ब्लू सीरीज अथवा नीली पहाड़ी भी से बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड ये है। के साथ साथ तकनीक भी पुष्ट हुई। परिणाम स्वरूप जल रंग चित्रण में उन्हें अनोखी सफलता मिली। इन दोनों चित्रकारों की क्षमता के जरिए जलरंगीय चित्रण के पैचवर्क तथा वॉश तकनीक समृद्ध व लोकप्रिय हुई। इसके लिए लखनऊ स्कूल प्रसिद्ध रहा और इस बात का अपना ऐतिहासिक महत्व है। बंगाल स्कूल की वॉश तकनीक को लखनऊ के चित्रकार और आगे ले गए थे। उन्होंने जलरंगों से वॉश चित्रण करके परिष्कार के लिए टेम्परा पद्धति से चित्रों को बड़े नफासत से पूरा किया। वॉश चित्रण में सबक कावित्री और मूसलधार बारिश विशिष्ट की उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं। माहौल और जिंदगी की स्थितियों में ने विस्ट को जकड़ रखा था, तो दूसरी तरफ स्कूल के अपने नियम कायदे थे। इसके बावजूद विस्ट ने अपनी क्षमता को पहचाना और खासी हिम्मत बटोर कर चित्रण की सर्वमान्य धारणाओं से हटाकर काम करने की ठानी। सोचना शुरू किया तो पाया कि जो कुछ हो रहा था उसमें किसी हद तक जासूस गुण तो थे, जीवंत सक्रिय नहीं थी, जो किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति की जान होती है। इस तरह 1962 ईस्वी में उनकी जोशीला खोज शुरू हुई, जिसे मिश्रित माध्यम में निर्मित रूपाकार में देखा जा सकता है। रणवीर सिंह विस्ट पर प्रभाववाद का प्रभाव था। कुछ आलोचक ने उनकी प्रवृत्तियों को प्रभाववादी चित्रकार देगा से मेल खाती हुई बताया है। कुछ के अनुसार उनके चित्र उत्तर प्रभाववादी चित्रकार पाल सेजा के चित्रों से मेल खाते हैं। प्रयोग करने की लगन और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता के कारण विशिष्ट की कला शुद्ध अमूर्तन की ओर झुक गई और उन्होंने ग्रामीण सेरा 1 और ग्रामीण सेरा 2 जैसे चित्रों की रचना की। इन चित्रों की पृष्ठभूमि में स्लेटी हरे और धूमिल सफ़ेद रंगों की अत्यंत कोमल रंग संगति है, जिसके विरोध में कहीं कहीं मोटे रंगों के धब्बे, गहरी रेखाएं और सुलेखे बिंबे हैं। इन चित्रों की एक और खासियत है रंगों की तरलता, जिसमें संतुलित रंग बहाव के रेखिक अलंकरण उपजते हैं। इसी क्रम में उन्होंने शहरी सौरा 3 बनाया था, जिस पर 1965 ईस्वी में उन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। विस्ट ने जल और तेल दोनों रंगों की तकनीक में व्यापक प्रयोग किया। बाद में उन्होंने मुख्यतः तेल रंगों में ही काम किया। निष्क्रमण, बोझ, मठवासी आदि विशिष्ट के शुरू के तेलचित्र मूल रूप से विषयगत एवं वर्णीय हैं। बाद के चित्र जैसे 1970 से 71 ईस्वी के संयोजन उनके तात्विक चिंतन और बौद्धिक घुमक्कड़ी की उपलब्धियां हैं। जाशु संतोष किसी भी कलाकृति की आवश्यकता मांग है, लेकिन कलाकार को अपना विषय इस तरह सामने रखना चाहिए जिसमें बौद्धिक प्रतिक्रिया शामिल हो और दर्शक के मन में जीवन की गुणवत्ता भी बढ़े। सामाजिक व राजनीतिक हलचल से भरपूर दिनों में रहने के कारण विस्ट के लिए जीवन की सच्चाई और मानवीय दूरदृष्टा से अछूते रहे पाना असंभव था और इसकी अभिव्यक्ति उनके चित्र विद्रोह में मिलती है। एकांतवासी विस्ट ने दुनिया के आदमी को देखा, परखा और व्यंग एवं कटाक्ष से उसका चित्रण किया। उनकी कला का दौर नया था और दिलचस्प भी, हालांकि अक्सर इसका गलत अर्थ लगाया गया। विशिष्ट ने नारी और शवान श्रृंखला के विवादग्रस्त चित्र बनाए। ये बहुत तीखे थे और चित्रकार का समसामयिक समाज पर कठोर प्रभाव भी थे। शिवान रूपी पुरुष या प्रभोलन के साकार रूप नारी के समान थे। खेद है कि अश्लीलता के नाम पर इस श्रृंखला को अधिक महत्व नहीं दिया गया। फिर भी इसमें विशिष्ट की शख्सियत का एक और पहलू प्रतिबिंबित है, सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई की पैनी समझ। इन चित्रों की अभिकल्पना बड़े महारत से नियोजित करके कलात्मक ढंग से निभाई गई है। बहरहाल इसका सही प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार इन चित्रों के बारे में सोचते हुए विशिष्ट ने स्पष्ट किया था कि जीवन और वास्तविकता के प्रति वैज्ञानिक और भौतिकतावादी नजरिए के लगातार हमले के सामने इस युग के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य निहत्थे पड़ गए हैं। परिणाम है मानवीय संवेदन और इंसानी स्पर्श की तिल तिल कर कमतर होते जाना। विस्ट मुख्यतः सेरा कलाकार, लैंडस्केप आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपने चित्रों में निर्वसना नारी का उपयोग उन्होंने विलक्षण ढंग से किया। कलात्मक सृजनात्मक की शुरुआत से ही निर्वसना नारी में चित्रकारों की अभिरुचि रही है। उसकी शरीर रचना का बड़ी बारीकी से चित्रण किया जा चुका है और बेतुके और विकृत ढंग से भी। श्रृंगारिक और अत्यंत कामोद्दीपक
चित्र से लेकर शांत सौम्य की पराकाष्ठा तक चित्र मौजूद हैं। चित्रकारों को निर्वसना नारी ने से हमेशा चित्रण के लिए कुछ न कुछ मिलता रहता है। जब भी कोई चित्रकार आकृति की ओर उन्मुख होता है, वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ ऐसा रूपाकार चुनता है जिसमें निर्वसना हो। अमूर्त अभिव्यंजनावादी संयोजन के तौर के बाद रणवीर सिंह बिष्ट ने पुनः आकृति की ओर लौटने का फैसला किया। अपनी चित्रात्मक सोच की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने विनिर्वसना नारी का बिंब चुना। बिष्ट निर्वसना का बिंब अपने सेहरा संयोजन में प्रस्तुत करते हैं। नारी बिंब के बगैर संयोजन लगभग सेहरा है, किंतु यहाँ निर्वसना दृश्य संयोजन के महज मानवीय उपस्थिति के लिए नहीं है। चित्र स्पेस पर निर्वसना का बिंब वह कुछ इस तरह फेंक देते हैं जैसे सागर किनारे बालू के विस्तार पर या पर्वतीय चट्टानों के ऊपर कोई पिक्चर पोस्टल कार्ड फेंका गया हो। उदाहरण के लिए 1975 से 76 ईस्वी के मध्य निर्मित उनका चित्र प्रलोभन देखा जा सकता है। उनकी कृतियों में रंगों का संघात बहुत अनुनादी और अभिभूत करने वाला है। रंग चयन कई बार फ्रांसीसी फाव चित्रकारों जैसा उग्र है और रंग विकिरण कलर रेडिएशन का कारगर इस्तेमाल है। इससे न केवल चित्रों का मनोवैज्ञानिक आयाम विस्तृत होता है, बल्कि संयोजन के आकृति मूलक तत्वों में तालमेल भी उपजता है। कुछ चित्रों की रंग संयोजना शांत और विषादमय वातावरण प्रस्तुत करती है, जिसके जरिए सृजनात्मक अभिव्यंजना के क्षेत्र में चित्रकार की भावनात्मक सफलता के बड़े उदाहरण सामने आए हैं। अपनी सृहधीर कला यात्रा में विशिष्ट ने मूर्ति शिल्प भी बनाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस माध्यम को त्याग दिया। विविध धातुओं के अनकट टुकड़ों को वेल्डिंग से जोड़कर उन्होंने कुछ धातु शिल्पों के आकर्षक प्रारूप जरूर बनाए। सिरेमिक और टेराकोट में भी उन्होंने ग्लेज तथा बिना ग्लेज किए हुए छोटे छोटे काम किए। बड़े आकार में जंग मूर्ति शिल्प विशुद्ध रूप से विषयगत कृतियाँ हैं। सामान्य भौतिक आकृति के विरूपण में विशिष्ट अर्थ निहित है। कांस्य और सिरेमिक शिल्पों में छोटे छोटे शीर्षों में कुछ खास तरह की भावनाएं हैं। शायद रेखांकन में उनकी अविच्छिन्न दिलचस्पी कभी नहीं रही, फिर भी फुर्सत के समय का थोड़ा बहुत उपयोग इसके लिए किया। रेखांकन सुघड़ ढंग से किया गए हैं। यह जरूर है कि इसमें लीक से हटाकर आज़ादी का एहसास है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि वह इसमें का बहुत सा हिस्सा नष्ट कर दिए करते थे। रेखांकन प्रक्रिया मानो उनके विचारों की रफ्तार के साथ साथ चलती है, जो पूरी तरह पूर्व निर्धारित नहीं होती। संभाव्य घटनाओं से अपने पर हुए प्रभावों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बिंबों का स्वरूप कोमोवेश अनिश्चित रहता है। परिचित अथवा अपरिचित सभी विषयों के मामले में वह उन्हें एक कलाकार के सृजनात्मक क्षेत्र में शामिल मानते हैं, और यह सभी प्रयास प्रशंसा के योग्य हैं। विशिष्ट फिर से सेहरा चित्रण के लिए इर्जल पेंटिंग्स में मशगूल हो गए थे, लेकिन अब कुछ बदलाव के साथ वह जैविक रूपांकनों से उतना सरोकार नहीं रखते जितना ब्राह्मण की चर्चा और मातृ रूपा धरती के बीच पूरी महिमा और सौंदर्य के साथ संबंध बनाने में स्वच्छंद आकाशीय स्पेस में तीर की तरह जाती हुई उल्का का चित्रण कतिम्य व चमकीली रंग संगीतियों में होता है। आकाशीय विस्तार में संचालित लाल रंग का गतिशील तूलिका स्पर्श उनकी उल्का नामक कृति में आदर्श संतुलन पैदा करता है। नीले और हरे रंग की विभिन्न रंगतें सारे चित्र पर छाई हुई हैं और प्रकृति और उसके पार की शांति और गंभीर्य का असर पैदा करती हैं। 1969 ईस्वी में बिष्ट ने अंतर्राष्ट्रीय कला शिक्षण कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में भाग लिया। बिष्ट ने 1982 ईस्वी में हिमालय की वादियों को नीली पहाड़ी ब्लू सीरीज शीर्षक से चित्रित किया। कुछ कला समीक्षकों ने इस श्रृंखला के चित्रों की तुलना पिकासो के नीलकाल ब्लू पीरियड से की है। इसके अलावा उन्होंने हिमालय, अनवांटेड चाइल्ड्स, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, नाइट और पीपल विदाउट ब्रेन एंड कॉन्शस टेम्पटेशंस आदि अन्य सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएं बनाई। उनके अन्य प्रमुख चित्रों में दक्ष घाट 1955 ईस्वी, जलरंग बॉस कवयित्री 1953 ईस्वी, जलरंग बॉस मूसलाधार बारिश 1954 ईस्वी, जलरंग बॉस शेरा 1952 ईस्वी, जलरंग बॉश बर्फ खाना 1953 ईस्वी, जलरंग बॉश पहाड़ी सेरा 1953 ईस्वी, जलरंग बॉश केदारनाथ मंदिर 1953 ईस्वी, जलरंग बॉस मंदिर के सामने 1956 ईस्वी, तेल मठवासी 1956 ईस्वी, तेल रूपाकार 1962 ईस्वी, मिश्रित माध्यम निष्क्रमण 1959 ईस्वी, तेल बोझ 1958 ईस्वी, तेल श्रीनगर का प्लेटफॉर्म 1953
57 ईस्वी जलरंग उल्का, 1977 ईस्वी तेल, लखनऊ, 1973 ईस्वी लीनाकोट, दलिया लिए महिला, 1962 ईस्वी मिश्रित माध्यम, विद्रोह, 1967 ईस्वी तेल, ग्रामीण सेरा फर्स्ट, 1965 ईस्वी तेल, ग्रामीण सेरा 2, 1965 ईस्वी तेल, शीट्स, 1982 ईस्वी कांस, रूपाकर, 1983 ईस्वी कास्ट, पाल, 1977 ईस्वी सेरामिक, नीला अनुभव, 1980 ईस्वी तेल, गंगटोक बाजार, 1954 ईस्वी जलरंग आदि है। चित्र प्रदर्शनी, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई और न्यूयॉर्क में विस्ट ने अनेक एकल प्रदर्शनियां लगाईं। 1985 और 86 ईस्वी में उन्होंने 2 बड़ी प्रदर्शनियां की। 1985 ईस्वी में उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी में उनकी सिंहावलोकन प्रदर्शनी आयोजित हुई। इसमें उनके लगभग 30 सालों के सृजनात्मक जीवन की कृतियां शामिल थीं। दूसरी महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 1986 ईस्वी मुंबई में हुई। इसमें छोटे आकार के चित्र जरूर थे, लेकिन रंगों और विषय वस्तु के संदर्भ में अत्यंत समृद्ध थे। 1917 से 86 ईस्वी के दौरान विस्ट ने फ्रैंकफर्ट, पश्चिमी जर्मनी, टोक्यो, जापान तथा भारत के मुख्य कला केंद्र में अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की। समूह प्रदर्शनियों में भाग लिए। इसके अलावा चतुर्थ त्रैवार्षिक भारत नई दिल्ली 1972 ईस्वी में सहभागिता की। भारत में उत्तर प्रदेश प्रदर्शनी 1973 के लिए भित्ति चित्रण कार्य किए। पुरस्कार और सम्मान, 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की रत्न सदस्यता मिली। 1991 ईस्वी में उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री अलंकरण से सुशोभित किया गया। विस्ट के जीवन को उकेरती एक पुस्तक विश्व विश्रुत असर, चित्रकार प्रोफेसर रणवीर सिंह विस्ट, व्यक्तित्व एवं कृतित्व डॉक्टर ढोडियाल द्वारा लिखा एवं संपादित किया गया। इसके अलावा ललित कला अकादमी नई दिल्ली में उनके ऊपर 1988 ईस्वी में अंग्रेजी व 1990 ईस्वी में हिंदी में मोनोग्राफी जारी किया। निधन, 25 सितंबर 1998 ईस्वी को 70 साल की उम्र में उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। श्री विस्ट और आत्मकांक्षी व्यक्ति थे। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने समकालीन भारतीय कला क्षेत्र में अपने को स्थापित किया था। उनका विवाह विमला विस्ट से हुआ था, जो एक सेरेमिक और टेराकोटा कलाकार थी। तो ये आपका चैप्टर 20 का पार्ट 2 खत्म होता है और चैप्टर 20 भी यहाँ फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।